नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हमारे चैनल के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15 देख लेंगे, उसके बाद वापस से क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। तो देख लीजिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन और PDF का 11 क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है। समानता की मूर्ति कहाँ स्थित है? इसी को आपसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, या इसको हिंदी में आप ऐसे कर लीजिए इक्वलिटी। तो इसको आप भी याद रखिएगा कि आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट करते चलेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। जैसा कि आप सभी इमेज में देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी या समानता की मूर्ति, ये मूर्ति किनकी है, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यह मूर्ति है 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, वैष्णव संत रामानुजाचार्य की। तो ये फैक्ट भी आप जानते रहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? अक्सर देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि उड़ीसा में कोणार्क में सूर्य मंदिर है, काफ़ी फेमस है। लेकिन जब इसी को आपसे ब्लैक पैगोडा के नाम से पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे कि ब्लैक पैगोडा क्या है। तो आपको याद रखना है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है भारत में ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है, तो कोणार्क में स्थित है। कोणार्क में यानी सूर्य मंदिर। कोणार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ही ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। गंग वंश के शासक नाम भी आप सभी जानते रहिए, नरसिंह देव वर्मन। गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसी मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आप सभी एक फैक्ट और जान लीजिए, उड़ीसा में ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा या वाइट पैगोडा भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी आप। उड़ीसा में ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा या फिर वाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है संविधान के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 19 में। देखिए आर्टिकल 19 में कई सारी उसमें और भी आर्टिकल ऐड किए गए हैं। तो इसी में एक अनुच्छेद है 19 में कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19। यहीं पर आप लोग और देख लीजिए अनुच्छेद 18 में क्या है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। 14 में कानून या विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। 16 में लोक नियोजन में समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और इसमें देखिए जैसे भारत रत्न या जो भी अवार्ड दिए जाते हैं ये इसमें नहीं आते हैं। आप देखेंगे पहले जो अंग्रेज होते थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग उपाधियाँ ग्रहण करते थे, जैसे गिफ्ट बोलते हैं हम लोग हैं उस तरह से। और आप देखेंगे यही काम जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का शासक बना था या कह लीजिए बंगाल का गवर्नर बना था, तो यही काम उसने किया था। तो आज़ादी के बाद इसका अंत किया गया। आगे देख लीजिएगा अनुच्छेद 21 का 1, ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। ये सभी मूल अधिकार हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में सीधे रिट्स दायर की जाती है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है। फिर आप देखेंगे 1757 से लेकर के 60 तक रॉबर्ट क्लाइव, और 65 में पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। कब? जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और 1764 में बक्सर के युद्ध में
अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो उस युद्ध में जीत के बाद पुनः रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है बंगाल में और बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया गया था। हिस्ट्री को आप थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिकली एक बार अगर आप सुन लेंगे ध्यान से तो आपको चीज़ें रटना नहीं पड़ेगा और वो चीज़ें फिर आपको दोबारा भूलेंगे नहीं, याद आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगी। तो आपको याद रखना है 1765 में यानी बक्सर के युद्ध की समाप्ति के पश्चात 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन का सीधा सा मतलब है कि जो शासन था, शासन का अधिकार था अंग्रेजों ने अपने पास रखा, जबकि प्रशासन का अधिकार बंगाल के नवाब को दे दिया। यानी कि जो राजस्व वसूली करना था वो अंग्रेज डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि भारतीय लोग ही भारतीयों से वसूली करें और वसूली करके हमको ला करके दें। तो अंग्रेज बहुत चालाक थे उस समय, उन्होंने द्वैध शासन लागू किया गया, मतलब शासन का सारा अधिकार उनके पास, लेकिन प्रशासन आप करिए, नाम आपका रहेगा लेकिन सब कुछ उनके पास जाएगा, जो भी आप राजस्व वसूली करके लाते हैं। और यही जब आप देखेंगे आगे 1772 ईस्वी में इस द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त यानी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच में एक समझौता होगा। जमींदार वसूली करके राजस्व की ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहेंगे। तो एक अस्थाई समझौता कर लिया गया था, इसी को अस्थाई बंदोबस्त बोला गया था। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है किसके द्वारा लागू किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1872 में सबसे पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई थी, हालांकि वो नियमित नहीं थी लेकिन करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 में पहली नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था कर्जन के द्वारा। फिर आगे लॉर्ड हेस्टिंग्स आया 1911 में, पहले आ गया था लेकिन 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और राजधानी को भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और 1912 में स्थानांतरित किया गया था। ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। हालांकि 2 संधि हुई थी, बस आपको याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि हुई थी कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन अभी हाल के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आपको पता नहीं होना चाहिए या फिर बहुत इसमें डीप नॉलेज की आवश्यकता है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन, रियाद किस देश की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और अगर आपसे यही पूछा गया होता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो आपका आंसर हो जाता सिक्किम। सिक्किम में आबादी कम है, गोवा की आबादी सिक्किम से ज़्यादा है, क्षेत्रफल गोवा का कम है सिक्किम से। तो इस वजह से सिक्किम क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए आप सभी। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर, 6 वर्ष। राज्यसभा या ऊपरी सदन एक अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता, जबकि जो निम्न सदन है लोकसभा है उसका विघटन होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, चुनाव होते हैं फिर से। राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त होता है और नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है उनकी जगह।
तो राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दी हेग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं। चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, खजुराहो के जो मंदिर है, मूर्तिकलाएं, और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या आप लोग जगह का नाम बता सकते हैं? हो सकता है आप में से बहुत लोग घूमने भी गए हो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है नव कलेवरा इसका नाम है, यहाँ पर लिखा है नव कलेवरा उत्सव, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? देखिए एनवायरमेंट से, पर्यावरण से, जीके के अंतर्गत कुछ न कुछ क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको भी हम कुछ करंट से रिलेटेड और जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को जरूर कराएंगे। जैसे अभी आप देखेंगे टाइगर रिजर्व चर्चा में है, कितने टाइगर रिजर्व टोटल भारत में है? 53 हैं। इसी तरह से कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? किस राज्य में टाइगर की संख्या सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जो नया आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कितने टाइगर थे, बाघ थे? 173 थे शायद, अब 205 हो गए हैं। तो कुछ थोड़े बहुत आंकड़े हम लोग देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना है, सभी को देख लेंगे। और भी जो एनवायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट या जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी इस एग्जाम के इसके बाद आने वाले भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको ये हर जगह ये चीज़ें काम देंगी। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 15 लाख की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य मूर्ति दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 1961 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो आपको ये मेन फैक्ट ये हो गया, बाकी की चीज़ें भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सेशन आज का समाप्त होता है। आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे और अलग अलग सेक्शन से भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। जितने भी सेक्शन अलग अलग हैं, हिंदी का सेक्शन है, रीजनिंग का सेक्शन है, मैथ का सेक्शन, जो भी सेक्शन सभी से क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो को आपसे भी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आपसे भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।